हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 90। अब आगे क्या हुआ है हमें आस्था की बातें सुनकर रश्मि का गला भर आया था और अगले ही पल उसने आस्था के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम 4 से 5 घंटे तक फुल साइड पर बेहोश पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से तुम्हारी ऐसी कंडीशन हो गई है और तुम्हारे शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी आ गई है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें कुछ विटामिन और ताकत की दवाइयां के साथ साथ इंजेक्शंस वगैरह भी दिए हैं। उनसे तुम कुछ घंटे में काफी बेटर हो जाओगी और तुम्हारे शरीर पर जो निशान है मैंने उन पर ऑइंटमेंट अप्लाई किया है, वह जख्म भी शाम तक हल्के हो जाएंगे। ये बातें कहते हुए डॉक्टर रश्मि अपनी आंखें चुरा रही थी, क्योंकि इस वक्त वह आस्था की मेंटालिटी पता करना चाहती थी कि आस्था की इस वक्त दिमागी कंडीशन कैसी है। तभी डॉक्टर रश्मि की बातें सुनने के बाद आस्था की आंखें भर आई थी और वह बोली, रश्मि दी, हमारी कोई गलती नहीं है। पहले उन्होंने हमें बोला कि हम उन्हें नहलाए, क्योंकि वह नहीं चाहते कि हमने जो उनके हाथ पर मरहम लगाया है वह पट्टी भीग जाए, इसीलिए वह हमें बाथरूम में ले गए। हमने उन्हें नहलाया, लेकिन फिर उन्होंने हमारे साथ ऐसी बेहुदा हरकत करनी शुरू कर दी थी। अब हम अपनी नानी माँ को क्या जवाब देंगे? हमारी नानी माँ को जब इस बात के बारे में पता चलेगा कि किसी ने हमें इस तरह से छुआ है तब क्या होगा? ऐसा कहते हुए आस्था अब फूट फूट कर रो रही थी। अब आस्था के इतनी मासूमियत से सच्चाई जानने के बाद रश्मि को आस्था पर बहुत ही प्यार आ रहा था। उसने तुरंत आस्था को गले से लगा लिया था और बोलने लगी, जब से तुम शादी करके इस घर में आई हो और अरमान से तुम्हारी क्या क्या बात हुई है, मैं वह सारी बातें जानना चाहती हूँ। डॉक्टर रश्मि की बात सुनकर पहले तो आस्था हैरान हुई, लेकिन अगले ही पल सारी बातें उसने बताने शुरू कर दी थी कि किस तरह से अरमान सिंघानिया ने उसे एक बार फोर्स किस भी किया था और किस तरह से उसे हट किया। सारी बातें उसने डॉक्टर रश्मि को बता देती है। तब डॉक्टर रश्मि उसे समझाते हुए बोली, आस्था मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, मुझे लगता है कि तुम्हें अरमान सिंघानिया से अब दूर रहना चाहिए। उसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, शायद वह तुमसे नफरत करता है, क्योंकि कोई भी इंसान मोहब्बत में ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता है। और जैसे कि वह तुम्हारी खूबसूरती के बारे में बोल रहा था, तो इससे ये बात साफ साफ पता चलती है कि उसे खूबसूरत लोगों से कितनी ज्यादा चिढ़ है और खूबसूरती से कितनी ज्यादा वह नफरत करता है। और शायद यही कारण है कि इस घर में कोई औरत ही नहीं है। हो सकता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण हो, लेकिन अभी के लिए फिलहाल तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम्हें अरमान सिंघानिया से हर हाल में दूर रहना होगा। तुम्हें अब उसके करीब भी नहीं जाना चाहिए। तुम गौर से मेरी बातें सुन रही हो ना? तभी आस्था बोली, रश्मि दीदी, बस आप हमें जल्दी से ठीक कर दीजिए। हम बस जल्द से जल्द अपनी नानी माँ के पास चले जाएंगे, उसके बाद हम उन राक्षस जी की शक्ल तक नहीं देखेंगे। आस्था ने कुछ नफरत में भी अरमान को राक्षस जी कहते हुए इज्जत दी थी, उसे राक्षस जी बोला था। वही आस्था की मासूमियत बार बार रश्मि को मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। फिलहाल रश्मि को अंदर ही अंदर इस बात का संतोष भी था कि अरमान ने उसके साथ जो जबरदस्ती की हरकत की है उसका आस्था दिमाग पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। लेकिन वह इतना तो समझ चुकी थी कि अगर आस्था एक बार फिर अरमान के सामने गई तो हो सकता है कि वह उससे डर जाए और इतना ज्यादा डर जाए कि उसकी कंडीशन एक बार फिर से खराब हो जाए। इसलिए डॉक्टर रश्मि ने उसे अरमान से दूर रहने की सलाह दी थी। तब रश्मि बोली, आस्था तुम थोड़ी देर आराम कर लो, सभी लोग तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। इस वक्त सब हाल में बैठे हैं, मैं उन्हें जाकर बता देती हूँ कि तुम्हें अब होश आ गया है। सब तुमसे मिलने की कोशिश करेंगे, तो तुम एक काम करो, अगर तुम जब बेटर महसूस करो तो तुम बस दादाजी से जरूर मिल लेना, क्योंकि दादाजी इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है और टूटे हुए से हैं। अब डॉक्टर रश्मि ने जैसे ही ये कहा, आस्था ने तुरंत अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और बोली, ठीक है रश्मि दीदी, हम अभी दादाजी से मिल लेते हैं। वैसे भी हम दादाजी को बहुत पसंद करते हैं, एक दादाजी ही तो है जो हमेशा हमारा यहाँ पर साथ देते आए हैं। आस्था को आराम करने का कहकर डॉक्टर रश्मि उसे कमरे से बाहर निकलकर नीचे हॉल में जाने लगी थी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि इस वक्त सभी डॉक्टर रश्मि का इंतजार कर रहे होंगे और आस्था के बारे में जानना चाहते होंगे। हालांकि डॉक्टर रश्मि ने उन्हें अपने कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहा था, लेकिन उस वक्त किसी का भी दिल नहीं किया कि वह जाकर अपने कमरे में आराम कर सके।
इसीलिए सभी के सभी हॉल में जमा हो गए थे और जैसे ही डॉक्टर रश्मि वहां आई, उसने एक एक करके सबको देखना शुरू किया था। सबने उस वक्त अपना चेहरा लटका रखा था और दादाजी तो कुछ ज्यादा ही टूटे हुए से नजर आ रहे थे। तब डॉक्टर रश्मि दादाजी के पास गई और उनका हाथ पकड़कर बोली, दादाजी आस्था अब बिल्कुल ठीक है, आपको परेशान होने की अब कोई जरूरत नहीं है और बस अभी थोड़ी बहुत देर वह आराम करेगी, उसके बाद वह आपसे मिलने के लिए आ जाएगी। मैंने उसे बोल दिया है। जैसे ही डॉक्टर रश्मि ने ये कहा, दादाजी ने तुरंत डॉक्टर रश्मि का हाथ पकड़ा और फफक फफक कर रो दिए थे। दादाजी को इस तरह से रोता हुआ देखकर सभी तुरंत अपनी अपनी जगह से खड़े हुए और दादाजी को शांत करने लगे। तब दादाजी रोते रोते कहने लगे, ये सब कि मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे बच्ची की इस वक्त जो कुछ हालत है वो सिर्फ मेरी वजह से है, मुझे उस बच्ची की मजबूर नहीं करना चाहिए था। काश मैंने उस बच्ची को नहीं बोला होता कि अरमान को ध्यान रखें, क्योंकि अरमान को चोट लगी है तो शायद उसके साथ ऐसी हरकत नहीं होती। मुझे समझ में नहीं आ रहा रश्मि बेटा कि मैं अपने गुनाहों का पश्चाताप कैसे करूं, क्या करूं, ऐसा बोलकर दादा की मायूस हो गए थे। तब डॉक्टर रश्मि खुद को थोड़ा सा मजबूत करते हुए बोली, दादाजी अगर वाकई आप आस्था के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको आस्था को कुछ दिनों के लिए उसकी नानी माँ के पास भेज देना चाहिए, क्योंकि वह अपनी नानी माँ को काफ़ी ज़्यादा मिस करती है और किसी भी लड़की के लिए ऐसी सिचुएशन में उसके अपनों के आसपास रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई अपना जो उसके दिल के बहुत करीब होगा तो आस्था को इस सिचुएशन को संभालना आसान हो जाएगा। अब जैसे ही डॉक्टर रश्मि ने ये कहा, दादाजी तुरंत बोले अंडस को, हाँ हाँ बेटा बस तुम उसे ठीक कर दो, मैं उसे कल के कल ही उसकी नानी माँ के यहाँ भिजवा दूंगा और वापस उसे कभी भी सिंघानिया मेंशन में आने के लिए नहीं कहूँगा। इतना ही नहीं, तुम उसका बेस्ट से बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी करवा दो, उसकी सारी जिम्मेदारी मैं लूँगा, मैं उसे अपनी बेटी की तरह रखूँगा, बस उसे सिंघानिया मेंशन में नहीं आने को कहूँगा। अब जैसे ही दादाजी ने खुद को संभालते हुए ये सब कहा, रश्मि ने दादाजी से कहा, ठीक है दादाजी, जैसा आपको ठीक लगे, मैं आस्था के ठीक होने के बाद उससे बात करती हूँ। अगर वह वाकई डॉक्टरी करना चाहती है तो मैं उसके एडमिशन में हेल्प करूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है दादाजी की आस्था किसी की भी मदद लेना चाहेगी, क्योंकि वह बहुत स्वाभिमानी लड़की है। तब दादाजी बोले, तुम उसकी फिक्र मत कर बेटा, मैं उसके मामा से सारी बात कर लूँगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं दादाजी खुद को तसल्ली दे रहे थे, क्योंकि वह आस्था के लिए कुछ न कुछ करके वो अपने गिल्ट को थोड़ा सा कम करना चाहते थे। वही आस्था 3 से 4 घंटे आराम करने के बाद आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बेटर महसूस कर रही थी और अपने आप से चल फिर भी पा रही थी। इसीलिए वह अच्छे से अपने कपड़े चेंज करके उसने खुद अपने पूरे शरीर को अच्छे से कवर कर लिया था और अपने मुंह पर लगे चोटों के निशानों को उसने मेकअप से कवर करने की कोशिश की थी और उसके बाद वह सीधा हॉल में आ गई थी। हॉल में अभी तक सब ऐसे के ऐसे ही बैठे हुए थे, अब तो किसी ने खाना तक नहीं खाया था। आस्था जैसे ही वहां आई, सब बारी बारी से आस्था को देखने लगे। वही आस्था ने अपनी नजरें आज झुकाकर रखी हुई थी, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह उन लोगों से नजरें मिला सके, क्योंकि डॉक्टर रश्मि ने उसे बता दिया था कि सबको ये बात पता चल चुकी है कि अरमान ने आस्था के साथ किस तरह का बिहेव किया है और अरमान दादाजी से नजरें नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए शायद वह घर से भी चला गया है। कहीं ना कहीं आस्था को अब सब कुछ बड़ा ही अजीब लग रहा था। वह सोच रही, अगर उस राक्षस कुमार को एक बार फिर गलतफहमी हो गई कि हमारी वजह से उसके पूरे परिवार वाले, उसके दोस्त भाई उससे बात नहीं कर रहे हैं, तो एक बार फिर वह अपना गुस्सा आस्था पर उतार सकता है। तो कहीं ना कहीं आस्था को मन ही मन में इस बात का भी डर सता रहा था। फिलहाल जैसे ही आस्था वहां आई, दादाजी तुरंत उसके पास गए थे और उसके सामने दोनों हाथों को जोड़कर खड़े हो गए थे और रोने लगे। अब दादाजी को इस तरह से आस्था के सामने रोता हुआ देखकर आस्था की भी आंखें भर आई थी और उसने अपने दोनों हाथों से दादाजी के हाथों को पकड़ लिया था और उनसे बोली, दादाजी ये आप क्या कर रहे हैं? आपके ये हाथ मेरे सामने जोड़ने के लिए नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ मुझे आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए। ऐसा कहकर आस्था ने दादाजी का हाथ पकड़कर अपने सर पर रख दिया था और अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगी थी, क्योंकि वह दादाजी के सामने रोकर खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहती थी।
तभी आहान ध्रुव भी वहां आ गए थे। ध्रुव आस्था की ओर देखते हुए बोला, भाभी भाई की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ऐसा बोलकर ध्रुव भी आस्था के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था। आहान भी वही कहना चाहता था जो ध्रुव ने कहा, वह भी हाथ जोड़कर खड़ा हो चुका था। आकाश और सुमित केवल सपाट चेहरा लिए ये सब कुछ देख रहे थे। तभी आस्था सबसे बोली, आप सब लोग प्लीज हमारे सामने इस तरह से हाथ मत जोड़िए, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम बिल्कुल ठीक है। आस्था की बात सुनकर वह सभी हल्के से मुस्कुरा दिए। तब आस्था और बोली, यह लगता है कि आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं खाया है, चलो हम आप सबके लिए खाना बनाकर लेकर आते हैं। ऐसे कहकर आस्था जैसे ही जाने लगी, तुरंत दादाजी ने आस्था का हाथ पकड़ा और उससे बोले, अरे मेरे बच्ची, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ऐसी हालत में हम तुमसे खाना बनवाएंगे? नहीं नहीं मेरा बच्चा नहीं। ऐसा कहकर एक बार फिर दादाजी फूटकर रो दिए और उन्होंने आस्था को गले से लगा लिया था। तब ध्रुव और आहान की भी आंखें नम हो गई थी। तभी सुमित आगे आया और बोला था, आस्था कैसी तबीयत है तुम्हारी? तब आस्था हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, हम बिल्कुल ठीक है सुमित भैया। तभी आकाश ने भी आस्था की ओर देखते हुए बोला, अंडस्को आस्था, मुझे लगता है कि आपको जाकर आराम करना चाहिए। तब आस्था बोली, हम बिल्कुल ठीक है आकाश भैया, आप सब परेशान मत होइए। अभी वो सब लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक आकाश का फोन बजने लगा था और दूसरी तरफ कुछ ऐसा बोला गया जिससे सुनकर आकाश के चेहरे का रंग उठ गया था। तभी आकाश ने सुमित की ओर देखा था और दोनों ही अब एक दूसरे की ओर देखते हुए जल्दी वहां से बाहर निकल चुके थे। उन लोगों को इस तरह से सडनली जाता हुआ देखकर सभी हैरान थे। कहीं ना कहीं ध्रुव और आहान समझ चुके थे कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वह दोनों अभी बहुत ज्यादा उलझन में थे तो इसलिए वह उनके साथ नहीं गए। तब उन्हें जाता हुआ देखकर दादाजी बोले, लगता है इन्हें कुछ जरूरी काम याद आ गया है। आस्था बेटी, ऑलरेडी सारा खाना बन चुका है, अभी तुम सिर्फ आराम करोगी। और हाँ, कल आप अपनी नानी माँ के घर जा रहे हो। जैसे ही दादाजी ने अचानक से ये बताया, आस्था का चेहरा खिल उठा था और चहकते हुए बोली थी, क्या वाकई दादाजी, क्या हम अपनी नानी माँ के पास जा सकते हैं? तब दादाजी उसकी मुस्कुराहट देखकर उसके सर पर हाथ रखकर बोले, हाँ मेरा बच्चा, आप जा सकते हो। और साथ ही साथ हमें पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस बूढ़े दादाजी को माफ भी कर दोगे। ऐसे कहते हुए एक बार फिर वो आस्था से माफी मांगने लगे थे, लेकिन आस्था ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया था और दादाजी का हाथ अपने सर पर रखते हुए बोले, आपके हाथ हमें सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए। आस्था ने दादाजी का हाथ अपने सर पर रख दिया था। तब ध्रुव और आहान आगे आए और मायूसी से बोले, अंडस्को, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपको क्या बोले, लेकिन इतने कम वक्त में आपके साथ एक इस तरह की अटैचमेंट हो गई है कि भाभी आपके दूर जाने पर दिल बहुत दुख रहा है, और भाभी हम आपको रोक भी नहीं सकते हैं, कैसी बदनसीबी है ये हमारी। और तभी ध्रुव बोला, भाभी मैं तो आपके हाथ का बना खाना बहुत मिस करूंगा। तब आस्था हल्के से मुस्कुरा दी और उन दोनों से बोली, अंडस्को, हम भी आप दोनों को बहुत याद करेंगे ध्रुव जी और आहान जी, और हाँ, आप दोनों को हमें अपनी शादी में बुलाना मत भूलिएगा। आप देखिएगा हम कितना जोरदार डांस करेंगे आप लोगों की शादी में। अब आस्था ने जैसे ही माहौल को थोड़ा सा हल्का फुल्का करने के लिए इस तरह की बातें करना शुरू की, तभी सभी इमोशनलेस होते हुए भी हल्का सा मुस्कुरा दिए थे। तब तक रश्मि खाने के एक ट्रे अपने हाथ में लिए वहां आई थी और बोली, आस्था पहले तुम कुछ खा लो, उसके बाद तुम्हें आराम करना है, अब चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर आस्था को वो खुद अपने हाथों से खिलाने लगी थी। सबका प्यार पाकर आस्था की आंखें बार बार भर रही थी। तब अचानक आस्था ने रश्मि का हाथ पकड़ा